बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने ऐसे राइटिंग सीएसएस की फॉर द ईयर 2025 प्रिपरेशन कर रहे थे और ऐसे राइटिंग के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग हम कर रहे थे। आज ब्रेन स्टॉर्मिंग के सिलसिले को कंप्लीट करके आउटलाइन बनाना शुरू करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग बाकी है। और मैं याद दिला दूं आपको, प्रीवियस क्लास में हमने ये काम किया था। हाँ जी, एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हालात हुए यूरोप के और दुनिया के। ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हमने बनाए थे, रिव्यू कर लेते हैं उसको, फिर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर उनको सीक्वेंस में लेकर आएंगे। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था वो था द थर्ड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉजेज बिहाइंड द वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। सबसे पहले कॉजेज डिस्कस करने, कॉजेज के बाद आर द सेम कॉजेज एग्जिस्ट इन द रीसेंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। क्या वही कॉजेज हमारे सामने मौजूद हैं इस वक्त भी जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले थे। फिर हम आएंगे यूक्रेन रशिया वॉर, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार करने में। नंबर 4 है 9/11 प्लेड अ ह्यूज रोल इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली द कोल्ड वॉर, द थर्ड वर्ल्ड वॉर, या हम कहें कोल्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर, दैट स्टार्टेड आफ्टर 9/11। तो कार्रवाई तो वहीं से शुरू हो गई थी। नंबर 6 में हमने कहा था कि नंबर 5 में कहा था द थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड एज अ कोल्ड वॉर आफ्टर 9/11। नंबर 6, apparently it was the war on terror, but afterwards we came to know, देखो चेक भी हो गया ना, we came to know that it was just terror on terror। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 7 था not only the so-called terrorists were targeted, but innocent people were also killed throughout the Afghan war। नंबर 8 में हमने देखा कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस। नंबर 9 में अमेरिका इंटरफेरेंस इन ताइवान। नंबर 10 आफ्टर मैथ्स ऑफ कोविड। 11 में हमने देखा पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर दैट वाज टोटली डिस्टर्ब्ड। एंड 12th में मास डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। अगर हम यहाँ मेंशन करते हैं मास डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच गए। अच्छा, कुछ पॉइंट्स रैंडमली भी जहन में आते हैं, तो लाजमी नहीं कि इस सीक्वेंस में ही आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं बायस्ड बिहेवियर ऑफ यूएनओ। यूएनओ का बिहेवियर बायस्ड है। ठीक है ना। अच्छा, आ, किस तरह से बायस्ड है, तो हम कहेंगे कि ओनली अगेंस्ट दिस और दैट पर्टिकुलर एग्रेसर, बट नॉट अगेंस्ट एग्रेशन एवरीवेयर।
अच्छा जी। कोई बात नहीं दूसरा, डजेंट मैटर, अभी हमने स्टार्ट किया ही है बस। हाँ, अब हम देखेंगे इसराइल पैलेस्टाइन इशू। ठीक है ना। और अब देखो, इससे मुताल्लिक हमने जो आर्टिकल पढ़ा था उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं। मैं अगर यहाँ से आपको याद दिलवाऊँ, ये देखिए, यहाँ पे अगर आप ये वाला पैराग्राफ देखें, इसमें से कुछ पॉइंट्स निकलेंगे। ये देखिए, द कोवेनेंट्स हैव proposed equality of mankind irrespective of caste, creed, or ethnicity, and sought to maintain the sanctity of national frontiers and guarantee that the causes and repercussion of World War II would never be seen again. Hmm, ये तो जनाब चार्टर ऑफ पीस था, यूएन चार्टर। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू प्रोमोटेड दीज वैल्यूज। अच्छा, हाँ, ये रहा। एज अ रिजल्ट ऑफ द बारबेरिक डिस्ट्रक्शन ऑफ गजा, एक पॉइंट ये आ गया, बारबेरिक डिस्ट्रक्शन ऑफ गजा। ठीक, ये आ गया जनाब। फिर ऊपर चलें। तो दूसरा पॉइंट जो था यहाँ पे, ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन, पैलेस्टीनियन लैंड्स, है ना, ये वाला पॉइंट लेंगे, ये यहाँ ले आए। फिर वहीं जाएंगे, एक पॉइंट और हमें नजर आया है, और वो है जनाब, ये रहा, द जेनोसाइड दैट accompanying it, जेनोसाइड, ये पॉइंट लेंगे, इसे ऐड करेंगे यहाँ। द जेनोसाइड ऑफ द मुस्लिम, ठीक है, ये जनाब हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर है कि हाउ टू गिव रेफरेंस इन एसे अबाउट द डेटा वी विल राइट। अच्छा देखिए, डेटा जो है ना, अभी हमारे पास डेटा नहीं है यहाँ। हमने कोई ऐसा आर्टिकल नहीं पढ़ा जिसमें डेटा मौजूद हो, तो अभी हम डेटा की बात नहीं करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम डेटा निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो वो मैं बताऊंगा आप कैसे रेफर करना है। डेटा जब हम रेफर करते हैं किसी ऐसे में, डेटा पेश करते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। डिपेंड करता है ऐसे किस टाइप का। अगर आपका ऐसे आ, फर्ज करें इकोनॉमी से रिलेटेड है, या इंटरनेशनल कॉमर्स और ट्रेड से रिलेटेड है, तो फिर आप जो डेटा बनाते हैं वो स्टैटिस्टिकल डेटा बाकायदा कॉलम बना के पेश करते हैं। कभी कभी आप ग्राफ भी पेश करते हैं। लेकिन जब आप आम तौर पर लिटरेरी लैंग्वेज में ऐसे लिख रहे होते हैं, जो कि जनरल टॉपिक पर होता है, करंट अफेयर्स पर या सोशल या इस तरह के अफेयर्स पर, तो फिर उसमें डेटा जो है वो कहीं कहीं फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस कर लेते हैं हम। उसमें लाजमी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करें, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होती है ना, अक्सर बेशतर जो है वो अप टू डेट नहीं होती। ठीक है। आपने जहाँ से आर्टिकल पढ़ा वहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और थी, आज की फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और हैं। तो अप्रोक्सीमेट होती हैं, तो इसलिए उनको डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो मेजर फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जहाँ मेंशन करना ही चाहिए, जैसे जेनोसाइड हमने कहा, तो अब हम कह सकते हैं कि अब तक जो है पैलेस्टाइन में कितने मुसलमान शहीद हो चुके हैं, तो उनकी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा
हाँ 35,000 आपने कहा ना, तो मैं मेरे पास चला 40,000 की है। तो यही चीज होती है, तो हम राउंड अबाउट डिस्कस करते हैं जनरल टर्म में। हम बाकायदा कोई कॉलम बनाकर डेटा बनाकर पेश इसलिए नहीं करते कि फिर वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो बाकायदा फिर देखी जाती हैं कि ये सही है या गलत है। लेकिन अब जनरल राइटिंग में हम यूज करते हैं इन्हें, तो फिर वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करते। ठीक है ना, और वही ज्यादा सही रहती है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, ये तो हमने जनाब पॉइंट्स बनाए तकरीबन 19। इन्हीं पॉइंट्स के अंदर मजीद डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो कॉजेस डिस्कस करते हैं। किस चीज के? causes behind the World War One and Two. What do you think? What are the causes behind the Third World War if it breaks out? अब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है तो क्या कॉजेज हो सकते हैं? जल्दी जल्दी बताते जाइए। मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर इतना डिस्कस किया है इन चीज़ों को। मेरा ख्याल है मेरे लेक्चर अगर आपने 2-3 मरतबा सुन लिए होंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके माइंड में स्टोर हो गए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने एक ही दफा सुना होगा, जाहिर है कि उनके लिए जरा सी मुश्किल होगी आज सोचने में। इकोनॉमिक डोमिनेंस, देखो ये पहली चीज आई, सबसे मेजर, ये मेजर पॉइंट है, इकोनॉमिक डोमिनेंस। वेरी गुड। और कोई रीजन बताइए? इकोनॉमिक डोमिनेंस तो एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन? और कोई रीजन सोचिए, और लोग भी तो है ना यार चैट इसमें, पार्टिसिपेंट्स में, या सिर्फ एक दो ही मौजूद है? जो जो माइंड में आ रहा है बताते जाओ, अभी कोई ऐसे नहीं लिख रहे हैं हम, तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, इसमें उल्टे सीधे पॉइंट भी माइंड में आएंगे, उनको हम सॉर्ट आउट करते रहेंगे। ये आउटलाइन नहीं बन रही है अभी, आउटलाइन बनाने से पहले का स्टेज। सुपरमेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा एक्सक्यूज मी, मैं जरा एक फोन। हाँ जी। तो दूसरा रीजन ये हुआ, और तीसरा उन्होंने कहा जनाब कि जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जियो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इज दिस द कॉज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर? मैं कॉजेज की बात कर रहा हूँ अब्दुल मन्नान। हैव इन्फ्लुएंस ऑफ एलडीसीज। एलडीसी से क्या मुराद है आपकी? पूरा मेंशन करें। हाँ जी। लेस डेवलप्ड कंट्रीज। देखो ना, अब ये कोई, ये डॉन का एब्रीविएशन तो चलाएगा, लेकिन हमारे ऐसे में इस तरह के एब्रीविएशन नहीं चलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, हम कह सकते हैं, हाँ चलो, इन्फ्लुएंस ओवर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, है ना, यूं कर देते हैं। गुड। अलायंस सिस्टम ना, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ये बेस्ड ऑन कॉज नहीं है बेटा,
बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी विद चाइना वर्सेस अमेरिका। ये देखो ना आप, ये कॉज नहीं है। कॉज जो है इसको कॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग से करो। नहीं नहीं, सोचो। इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं कि कुछ आपसे गलती हो, तो ऐसा गलती नहीं है। माइंड में आ तो रहे ना पॉइंट्स। अभी हम सिर्फ कॉजेस की डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो एक बड़ा रीजन बताओ। जब हमने कहा ना इन्फ्लुएंस ओवर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मैं यहाँ एक पॉइंट और लिखूंगा, स्पेशली एशिया। एशिया टू लीड द वर्ल्ड, तो आ गया सुपरमेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड ना। स्पेशली एशिया। एशिया पर ही क्यों भाई? आपने कभी सोचा कि एशिया पर क्यों सबने मुसल्लत करना चाहा अपनी हुकूमत को? इम्पोजिंग imperialism, नेचुरल रिसोर्सेज, काशिफ कुरैशी कह रहे हैं। हम्म ड्यू टू हाई पॉपुलेशन, दैट इज द मेजर रीजन। यस सफान अब्बासी, यू आर राइट। बेसिकली हाँ, वार्म वाटर, द सेकंड रीजन इज वार्म वाटर। ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए दो चीजें हैं। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी कोई पॉइंट नहीं बताइएगा, मैं पहले इस बात को डिस्कस कर लूँ। और ये सारी डिस्कशंस जो मैं करता हूँ बीच बीच में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है माइंड मेकिंग के लिए। आपका माइंडसेट बन रहा होता है इस ऐसे को लिखने के लिए, आपको पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, और उन पॉइंट्स से आपको डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग पता चलती है कि किस डायरेक्शन में थिंकिंग करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये आपके पास नहीं होती। आप जब सोचने बैठते हैं तो कुछ का कुछ सोचते सोचते, जैसे आप मोबाइल की अंदर सर्फिंग कर रहे होते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, ढूंढने कुछ बैठे होते हैं और निकल कहीं और जाते हैं, और पहुंच कहीं और जाते हैं, और आखिर में याद भी नहीं रहता आप क्या ढूंढने बैठे थे। तो इसी तरह से सोच का होता है। तो इसको बड़ा इंटैक्ट रखना पड़ता है ना सोचते वक्त। अब जरा मेरी बात सुनिएगा। नंबर वन, एशिया इज ऑलमोस्ट, और आई कैन से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मोर देन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये है एशिया। एशिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि द नंबर ऑफ कस्टमर्स, अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रही है, मशीन प्रोडक्शन, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रही है। ठीक है ना। लेकिन उनकी जो मशीन प्रोडक्शन है उसको सेल आउट कहाँ करेंगे वो, लॉन्च कहाँ करेंगे? जहाँ कस्टमर्स की तादाद ज्यादा हो। ठीक है ना। और कस्टमर की तादाद जाहिर है एशिया में ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन एशिया की ज्यादा है। इसकी मैं आम मिसाल यूं दूं आपको कि आप एक शॉप खोल रहे हैं, और वो शॉप आप एक ऐसे इलाके में जाकर खोलें जहाँ पॉपुलेशन कम है, या दो दो हजार गज के घर बने हैं, और बड़े बड़े घर हैं, और बहुत, जाहिर है घर के अंदर फैमिली तो एक दो ही रहती होंगी, लेकिन घर बहुत बड़े बड़े हैं। तो आपकी शॉप वहाँ कम चलेगी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा एरिया पर कम पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप वही शॉप किसी ऐसे एरिया में खोलेंगे जहाँ फ्लैट सिस्टम है और अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो वहाँ कम एरिया पर कई कई मंजिलों पर कई कई फैमिलीज आबाद होंगी, तो वहाँ कम एरिया पर ज्यादा पॉपुलेशन होगी, तो वहाँ आपकी शॉप ज्यादा चलेगी। तो यही इंटरनेशनल ट्रेड का उसूल है कि जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहाँ नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है, जहाँ नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होता है वहाँ बिजनेस ज्यादा मिलता है। ठीक है ना। और दुनिया में बड़ी मिसालें जो हैं, जैसे नोकिया, नोकिया ने एशिया को टारगेट किया था। नोकिया मोबाइल था ना, उसने एशिया को टारगेट किया था। जबकि
अगर आप देखें तो आईफोन है, इसने एशिया को टच भी नहीं किया था। ये सारी दुनिया में बिजनेस कर रहा था, एशिया को टच नहीं किया था। तो उस वक्त आईफोन से ज्यादा बिजनेस नोकिया कर रहा था दुनिया में, क्योंकि उसने एशिया को जो है वो कैप्चर किया। लेकिन जब आईफोन ने एशिया को टच किया, तो अब आईफोन नंबर वन कंपनी हो गई मोबाइल फोन्स में, और सबको बीट कर दिया उसने। ठीक है ना। तो जब तक उन्होंने एशिया में लॉन्च नहीं किया था आईफोन को पूरी तरह से, तो उस वक्त तक, अब जब उन्होंने एशिया को टारगेट बनाया, तो आप देख रहे हैं कि आईफोन का बिजनेस कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये हकीकत है, आपकी कोई भी प्रोडक्ट जो है एशिया के बगैर चल नहीं सकती। इवन यूट्यूब और फेसबुक भी नहीं चल सकता अगर सिर्फ एशिया से माइनस कर दिया जाए। अगर एशिया से निकाल दें आप यूट्यूब और फेसबुक को, तो यूट्यूब और फेसबुक जो है वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि बाकी दुनिया में उन्हें इतनी पॉपुलेशन नहीं मिलेगी। अच्छा, एक रीजन तो ये हुआ। ठीक। दूसरा रीजन क्या हुआ एशिया को टारगेट करने का? तो वो वार्म वाटर। वार्म वाटर से क्या मुराद है बेटे? वेस्टर्न वर्ल्ड के पास जो समंदर है, वो सर्दियों में जाहिर है कि फ्रीज हो जाता है, और इंटरनेशनल ट्रेड के रास्ते बंद हो जाते हैं। उन्हें चाहिए गर्म पानी। तो साउथ एशिया जो है, खास तौर से साउथ एशिया, वैसे पूरे एशिया में जो समंदर है वो साल के 12 महीने बहता है, फ्रीज नहीं होता। तो साल के 12 महीने जो है यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है एवरी टाइम। तो इसलिए जो है वो ये इलाका उनके लिए बहुत सूटेबल है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इसके अलावा एक और बड़ा कॉज भी है, ठीक है ना, वो है इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। वो कि ये अब बड़ा मसला नहीं रहा, लेकिन बहरहाल जब भी इंपीरियलिज्म इम्पोज किया जाता है। इंपीरियलिज्म क्या चीज है भाई? इंपीरियलिज्म, ये नाम सुना है पहले कभी? जल्दी बताओ, इंपीरियलिज्म का कोई आइडिया है? इंटरनेट देख के नहीं बताना यार, जो तुम्हारे माइंड में आइडिया है वो बताना। तो मुझे मालूम है फटाफट जो है वो क्रोम पे जाते हैं और इंटरनेट पे देखते हैं और जो भी होता है बता देते हैं कॉपी पेस्ट करके। वो मजा नहीं आता फिर यार। हाँ, इंपीरियलिज्म का वर्ड सुना है कभी? द न्यू रिजीम। हाँ, ये तो आपने, ठीक है, एक बात तो ये होगी, चलो। और कुछ आप सुने? आई हैव नो आइडिया, वेरी गुड। बर्ड क्या है? बादशाहत। बादशाहत तो नहीं कह सकते, मैं आपको बताता हूँ। इम्पीरियलिज्म बेसिकली है नौ आबादियाती निज़ाम। असल में इम्पीरियलिज्म, आपने सही कहा, बादशाहत। एक जमाने में इम्पीरियलिज्म की ये डेफिनेशन थी, बादशाहत। लेकिन आज के जमाने में इम्पीरियलिज्म की डेफिनेशन क्या है? वो है नौ आबादियाती निज़ाम। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखो बहुत से इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज जो है ना, वो वक्त के साथ साथ उनकी डेफिनेशंस मॉडिफाई होती। जैसे एक जमाना था, वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब था? वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर स्टेट। हम यहाँ सुन रहे थे, बहुत से सियासतदान कह रहे थे पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। तो वेलफेयर स्टेट के एक्चुअल मीनिंग क्या है पता है? एक जमाना था जब वेलफेयर स्टेट का नाम लेते थे या वेलफेयर सोसाइटी का नाम लेते थे, तो हमारे जहन में ये आता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद खुलफाए राशिदीन रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर में जो मुआशरा मदीना में बनाया गया, मक्का और मदीना में, दैट वाज अ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट के बड़े पॉजिटिव मीनिंग हुआ करते थे उस वक्त। और जाहिर है वेलफेयर स्टेट का मतलब ये था कि एक शख्स जक़ात लेकर फिर रहा है और कोई जक़ात लेने वाला मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि कोई गरीब है ही नहीं पूरी स्टेट में। अब आज के वक्त में, इस वक्त अगर आप वेलफेयर स्टेट की पॉलिटिकल डेफिनेशन देखते हैं जो इस वक्त है, और जो इंटरनेशनल लॉबीज का
प्लान है कि पाकिस्तान को इस तरह की वेलफेयर स्टेट बनानी, वो वेलफेयर स्टेट बेसिकली सोशलिस्ट स्टेट, जिसमें तमाम रिलीजन्स को इक्वालिटी के साथ राइट्स मिलेंगे, जिसमें तमाम रिलीजन्स को इक्वालिटी के साथ राइट्स मिलेंगे। ठीक है ना, रिलीजियस इक्वालिटी आ जाएगी, जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी, एथनिक इक्वालिटी आ जाएगी, कम्युनल बेसिस पर इक्वालिटी आ जाएगी, सोशल बेसिस पर इक्वालिटी आ जाएगी। वो इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी है। ठीक है ना, जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रह जाएगा। ठीक, क्या ख्याल है? मैं जो कह रहा हूँ ऐसा होना चाहिए? रिलीजियस इक्वालिटी होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, या जनरली अगर मैं आपसे कहूँ इक्वालिटी होनी चाहिए, क्या मसावात होनी चाहिए किसी मुआशरे में? अगर एक मुआशरा है जो मसावात की बेस पर बनाए, इक्वालिटी की बेस पर बनाए, तो क्या ख्याल है, वो मुआशरा तरक्की करेगा या तनज़्ज़ुली पे जाएगा? हाँ भाई, ये अच्छा है या बुरा है? इक्विटी होनी चाहिए। अच्छा, इक्विटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी? अब सवाल ये है, समझ रहा हूँ ना बात को? अब जब इक्विटी का वर्ड यूज किया तो बताइए, इक्विटी क्या है? इक्विटी इज बेसिकली जस्टिस अकॉर्डिंग टू द नेचुरल लॉज। ये तो सही वर्ड यूज किया सफान आपने, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम यही है हमारा। इक्वालिटी जहां होती है वहां जस्टिस नहीं होता। जहां इक्वालिटी होती है, बराबरी होती है, मुसावात होती है, वहां पर जस्टिस यानी अदल नहीं हो सकता। और इसीलिए देखो, यूएनओ बनाई गई थी तो ये कहा गया था कि इक्वालिटी की बेसिस पर राइट्स दिए जाएंगे तमाम लोगों को, लेकिन यूएनओ कामयाब नहीं रही। अगर आप शुरू से देखें, ह्यूमैनिज्म है, टोटलिटेरियनिज्म है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, जितने इज्म हैं, अगर आप देखते आ जाएं तो सबकी सब की एक बेस जो है वो कॉमन है, और वो है इक्वालिटी। कोई सेक्युलरिज्म में देख लें, सेक्ट बेसिस पर इक्वालिटी है, सेक्टेरियन बेसिस पर। इसी तरह से सोशलिज्म में सोशल बेसिस पर इक्वालिटी है, कम्युनिटी कम्युनिज्म में कम्युनल बेसिस पर इक्वालिटी। अब जहाँ इक्वालिटी होगी वहां जस्टिस नहीं होगा, और जहाँ जस्टिस नहीं होगा वहां तरक्की नहीं होगी, खुशहाली नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली एम्पीरियलिज्म जो है ये भी एक इज्म है ना? तो अब मैं इसकी मिसाल देकर आपको समझा देता हूँ, बजाय इसके कि डिटेल में जाऊं। देखिए, ब्रिटिश को, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड को गर्म पानी भी चाहिए था, और अपने तिजारती रास्ते भी बनाने थे, क्योंकि ऑटोमन अम्पायर के होते हुए ये मुमकिन नहीं था। अगर आपको मैं याद दिलाऊं, 1299 में, 1299 में ऑटोमन अम्पायर का ऐलान हुआ, और उसके बाद जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसे हम कह सकते हैं कि नॉन मुस्लिम वेस्टर्न वर्ल्ड, वो एक कोने में सिकुड़ के बैठ गए। और ऑटोमन अम्पायर एक इतना लार्ज एरिया था, इतना वास्ट एरिया था मुसलमानों के पास, कि वेस्टर्न वर्ल्ड की हिम्मत नहीं थी कि वो ऑटोमन अम्पायर को क्रॉस करके साउथ एशिया की तरफ आ सके, जहाँ गर्म पानी है, जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होगी। तो उन्होंने फिर वास्को ड गामा को रिश्वत देकर तैयार किया कि वो अफ्रीका के पीछे से घूमता हुआ जाए, बचता बचाता, और इंडिया में दाखिल हुए। मैं बता चुका हूँ पहले भी आप। तो बेसिकली ब्रिटिश का, फ्रेंच का और डच, ये तीन कौमें आई थी, और पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि गर्म पानी मिल जाए इनको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए,
तो ये इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स बनाने थे, और जाते जाते अंग्रेज ने वो रूट्स बनाए। अगर आपने देखा तो पाकिस्तान और इंडिया बनाया उसने, माले को ब्रेक करके इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, थाईलैंड, बैंक वगैरह वगैरह बना दिए उसने। तो ये उसने क्यों बनाए? अपनी मर्जी से, है ना। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान को तोड़ना ही था और दो मुल्क बनाने ही थे, तो मुसलमानों की अक्सरियत तो वहां थी, हैदराबाद दक्कन में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, है ना, दिल्ली में, उस तरफ थी ना, वहाँ लखनऊ में, इलाहाबाद में। वहां क्यों नहीं बना पाकिस्तान? तो बेसिकली उन्हें अपने ट्रेड रूट्स बनाने थे भाई। उन्हें इससे गर्ज नहीं थी कि कहाँ मुसलमान अक्सरियत में और कहाँ हिंदू अक्सरियत में। उन्हें अपने ट्रेड रूट्स बनाने थे। उन्होंने ट्रेड रूट्स बनाने के लिए मुल्कों को डिवाइड किया, दुनिया के नक्शों में तब्दीलियां की, और अपने तिजारती रास्ते उस्तवार करके यहाँ से चले गए, और वहां बैठकर फिर उन तिजारती रास्तों पर रूल करते रहे। ठीक है ना। असल रीजन ये था पाकिस्तान का इधर बनने का। एक पोर्ट पाकिस्तान को दे दी, एक पोर्ट बॉम्बे इंडिया को दे दी। ठीक है ना। तो दोनों रास्ते उनके लिए बन गए तिजारती रास्ते। फिर आप ये देखें कि हम गौर से देखें तो रशियन इंपीरियलिज्म के पीछे भी कॉजेज यही थे। रशिया क्या चाह रहा था? मशीन प्रोडक्शन में मोनोपोली कायम करके पूरे साउथ एशिया पर कब्जा करे, और जो ट्रेड रूट्स ब्रिटिश बना करके आए उनको तोड़कर नए ट्रेड रूट्स बनाए अपने मकसद के लिए। लेकिन वो नाकाम रहा, क्योंकि अमेरिका बीच में कूद पड़ा। तो अब अमेरिका जो है अपने ट्रेड रूट्स बना रहा है। अमेरिका अपने ट्रेड रूट्स बना रहा है, तिजारती रास्ते बना रहा है। ठीक है ना। और वो भी कराची पोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है, हम सब जानते हैं ये चीज़। तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स डेवलप किए जाते हैं। तो जाहिर है कि इसके अंदर फिर यही इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स जो हैं, इसको अगर मैं बताऊं कि ये कनेक्ट होगा पॉइंट ए से, इकोनॉमिक डोमिनेंस से। इकोनॉमिक डोमिनेंस क्यों? क्योंकि सुपरमेसी चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, दैट इज इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, स्पेशली इन एशिया। देखो ये सारे पॉइंट्स आपस में कितने इंटरलिंक्ड हो गए ना, A B C D E को अगर आप देखें, क्या ख्याल है ना। ये पांचों पॉइंट्स जो हैं आपस में कितने क्लोजली कनेक्टेड है। किस तरह से सोचना है, किस तरह से पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, मैंने इसका PDF भेजा था आप लोगों को, इस डॉक्यूमेंट का, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा था ना, आप लोगों ने पढ़ा था इसको? एक PDF में आज और भेज रहा हूँ, जो है ही कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। पूरा आर्टिकल है, 7-8 पेज का है। मैं इसीलिए आपको भेज रहा हूँ कि आप आराम से बैठ के पढ़ें। मैं उसमें से सॉर्ट आउट करूंगा पॉइंट्स, आप भी करेंगे। और कल जो ब्रेन स्टॉर्म होगी बड़ी फास्ट होगी, क्योंकि आपने भी वो पढ़ लिया होगा, मैंने भी पढ़ लिया होगा। और वहां से पॉइंट्स हम गैदर करके बैठ जाएंगे, और जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी धड़ धड़ पॉइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, और ये हमारे पास भर जाएगा। फिर इसके बाद हम करेंगे इन तमाम पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज, कौन से पॉइंट्स किसकी हेडिंग में आने चाहिए। इस तरह से जैसे ये वन की अंडर द फर्स्ट हेडिंग हमारे पास 5 पॉइंट्स बने हैं, फिर सेकंड हेडिंग के अंदर कौन से पॉइंट्स बनेंगे, फिर थर्ड हेडिंग में कौन से पॉइंट। इस तरह से हम पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद हमारा काम होगा आउटलाइन को लिखना। आउटलाइन लिखना शुरू करेंगे। आउटलाइन के बाद आउटलाइन से पॉइंट उठाते जाएंगे, और उसके ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखते जाएंगे। आराम से 3000 वर्ड्स का ऐसे बने। ठीक है। ये सारी मेहनत मैं आपके साथ इसीलिए कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितनी मेहनत करनी है। इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है जैसे एकेडमी वाले बताते ना बच्चों को, कि बेटा ये थीसिस स्टेटमेंट बना लो, और उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख लो, और उसके बाद ये बॉडी ऑफ द ऐसे लिख लो, और कंक्लूजन लिख लो, वही ऐसे तैयार हो गया। इतना आसान नहीं होता कि बच्चे को टिप्स एंड ट्रिक्स दी और घर भेज दो और बोले कि अभी असाइनमेंट है तुम्हारा, करके लाओ। नामुमकिन है, बच्चा कभी जिंदगी में नहीं लिख सकता। ये सारी मेहनत बच्चे को करवानी है, जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये सारी मेहनत। ये सारी मेहनत आप से भी मैं करवाऊंगा।
समझे आप? इतना आसान नहीं होता बेटा 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना। ठीक है ना, कि टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी यूट्यूब चैनल पर आकर, या किसी एकेडमी में खड़े होकर टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी और काम हो गया। इतना आसान थोड़ी है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके साथ, और फिर आपसे करवाऊंगा ये मेहनत। कल की क्लास में सारी मेहनत आप लोग करेंगे, क्योंकि आज जो मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ आर्टिकल, वो आर्टिकल आपने खुद रीड करना है और उसके अंदर से पॉइंट सॉर्ट आउट करना है और कुछ नहीं करना। कल मैं उसके अंदर से आपके सामने पॉइंट सॉर्ट आउट करके दिखाऊंगा। आप भी कर चुके होंगे, तो जरा फास्ट हो जाएगा प्रोसीजर, और हमारी आउटलाइन बनती चली जाएगी। फिर हम उसके ऊपर पैराग्राफ्स किस तरह से लिखेंगे, वो काम शुरू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहाँ रोकता हूँ, और इंशाल्लाह कल की क्लास के लिए उम्मीद है कि वो पढ़ कर आएंगे आप, तो मैं आपको भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें, और फीडबैक जरूर दिया करें क्लास कैसी रही व्हाट्सएप पर। थैंक यू।